सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है ना, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रीनीट हो रहा है तो एक बार इससे पहले वाले में ही वीडियो में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्री में आपको 4 मार्क्स मिलते हैं अगर आप 2 घंटे भी ध्यान से पढ़ लेते हो। ठीक है ना, ये वीडियो भी काफ़ी इनफ होगा आपको 4 मार्क्स देना के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे। बकवास बात यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा, है ना। सर डायरेक्ट शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये मेनली हमें जो है प्लांट से मिलता है। ठीक है ना, और ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी नेचुरली पाए जाते हैं उसका सबसे बड़ा मतलब ग्रुप है कह सकते हैं। ठीक है ना, इसका जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है? CXH2O का होल वाई। ठीक है ना, ये जनरल फॉर्मूला हम कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसकी एक ये जो है कुछ कंपाउंड्स इसमें फिट हो जाते हैं, कुछ कंपाउंड नहीं फिट होते हैं। जैसे ग्लूकोज इसमें पक्का फिट हो जाता है और साथ ही साथ एक कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कुछ कंपाउंड नहीं फिट होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है? वो एसिड है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फिर भी इस जनरल फॉर्मूले में पक्का फिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बट वही हम बात करें रहमनोज क्या है? रहमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये जिसका फॉर्मूला हमारे पास C6H12O5 है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। बट एक ये जो है फॉर्मूले में बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा है, तो हमारा डेफिनेशन चेंज कर दिया गया। ठीक है ना, पहले क्या था? पहले ये था कि कार्बन और वाटर से मिलकर बने वाले कंपाउंड को हम लोग क्या कह रहे थे? कार्बोहाइड्रेट कह रहे थे। ठीक है ना, लेकिन अभी ये जो है डेफिनेशन चेंज हो गया कि ये सारे जो है देखने के बाद कि कुछ कंपाउंड इसमें फिट नहीं हो रहे हैं और कुछ फिट हो रहा है फिर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं। तो अब नया डेफिनेशन क्या है? द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच विल रिड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। तो कार्बोहाइड्रेट अब उसे कहा जा रहा है, जिसमें हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, एल्डिहाइड होगा। या फिर वैसे जो है कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस करने पे ये सारे कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक सा डेफिनेशन हमारे कार्बोहाइड्रेट के लिए लाया गया है। अब बात करते हैं जो हमारे घरों में कॉमनली जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उस जो मीठा होता है उसे हम लोग सुक्रोज कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम लोग सुक्रोज कहते हैं। वही जो शुगर हमारे मिल्क मतलब जो मिल्क में पाया जाता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे लैक्टोज कहते हैं। जो दूध में शुगर पाया जाता है उसे लैक्टोज कहते हैं। ठीक है, अब बात एक और जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम जो है ऑल्सो कॉल्ड एज सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम हम लोग सैकेराइड्स कहते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड सैकेरॉन से लिया गया है, जिसका मतलब शुगर होता था। ठीक है, ये फालतू था, है ना। ओके, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे, बिहेवियर ऑन द हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर के बेसिस पे इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है ना, क्या किया? मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। ठीक है ना, उसे फर्दर हाइड्रोलाइज करके छोटे और में कन्वर्ट नहीं किया जाता, ये ऑलरेडी बहुत ही छोटा होता है। जैसे इसके बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है और राइबोज होता है। ठीक है ना, ये 3 कॉमन होते हैं। बाकी वैसे टोटल हमारे पास 20 मोनोसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। अब हमारे पास बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स की। ओलिगोसेकेराइड क्या है? वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसको अंदर हमारे पास 2 से 10 के बीच मोनोसेकेराइड्स यूनिट से मिलकर बना हो। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 के बीच में मोनोसेकेराइड के नंबर से मिलकर बना हो, ठीक है ना, उसे हम लोग ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, और या फिर कह सकते हैं कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनके हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 10 के बीच में हमारे पास मोनोसैकेराइड्स यूनिट रिड्यूस करते हैं, तो उसे हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक है ना, ओके। और इसी बेसिस पे नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट इन ओलिगोसैकेराइड्स, या फिर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस करने पर नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड जो प्रोड्यूस करते हैं उसके बेसिस पे हम जो फर्दर ओलिगोसैकेराइड्स को डिवाइड करते हैं या फिर हम नेम देते हैं। जैसे कि अगर 2 मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस करने पे, तो उसे हम लोग डाइसैकेराइड्स कहेंगे। अगर 3 प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे ट्राइसैकेराइड्स कहेंगे, और 4 कर रहा है तो टेट्रा। ऐसे ही नाम देते जाते हैं। ठीक है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? कितने नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस करने पे। ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं कि ये जो दोनों, अगर मान लीजिए मैं डाइसैकेराइड लेता हूँ, तो ये दो जो है, दो ये मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करेंगे। तो ये दोनों मोनोसैकेराइड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराता हूँ तो इससे जो हमें मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा 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 हमारे पास फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है ना,
वहीं पे हमारे पास माल्टोज की मैं बात करूँ तो वहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स केवल हमारे ग्लूकोज का ही मिलता है, ठीक है? ओके, तो ये हमारे पास इस तरीके के दोनों हो सकते हैं। कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है कि दोनों मोनोसैकेराइड्स हमेशा क्या होना चाहिए, एक ही यूनिट का होना चाहिए या फिर दोनों दूसरे यूनिट का। दोनों हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट दोनों, ठीक है ना? अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के। पॉलीसैकेराइड वैसे कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पे 10 से ज्यादा नंबर ऑफ हमारे पास क्या मिले, बहुत सारे हमारे पास मोनोसैकेराइड्स मिले, उसे हम लोग पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास होते हैं, एग्जांपल आपको याद रखनी है एवरीवन, ठीक है ना? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन और गम्स, ठीक है ना? ये वो वाला गम नहीं है जो हमारी जिंदगी में, ये वो गम है जिससे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? ओके, पॉलीसेकेराइड जो होता है वो टेस्ट में स्वीट नहीं होता है। ये बात बढ़िया से आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो है पॉलीसेकेराइड, ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते, ठीक है ना? इसे हम लोग नॉन शुगर भी कहते हैं। मीठा कौन होता था? ये होता था ओलिगोसेकेराइड, ठीक है ना? जैसे सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो, सॉरी, सुक्रोज हो गए, लैक्टोज हो गए, ठीक है ना? वो सब क्या थे? शुगर इन टेस्ट थे। आगे बढ़ते हैं, फिर हम कार्बोहाइड्रेट को शुगर और नॉन शुगर के बेसिस पे भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक रिड्यूस, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है ना, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में भी क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है? जैसे कि अगर कोई कंपाउंड या ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है ना, उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो कि रिड्यूस कर दे फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट, उसे हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, ठीक है? जैसे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑल मोनोसेकेराइड वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। तो जितने हमारे पास मोनोसेकेराइड्स हमारे पास क्या है, एल्डोज कीटोज हैं, ठीक है, वो क्या है, वो रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है? अब हमारे पास डाइसेकेराइड्स में बात कर लेते हैं, ठीक है? डाइसेकेराइड्स में भी बात कर लेते हैं। तो पहले हमारा मोनोसेकेराइड्स में क्या हो गया, सभी से क्या, सभी क्या हो गए, रिड्यूसिंग शुगर होंगे। डाइसेकेराइड में क्या होगा, इसमें कुछ रिड्यूसिंग शुगर भी होंगे, कुछ नॉन रिड्यूसिंग भी होंगे, ठीक है ना? अगर हमारे पास रिड्यूसिंग ग्रुप का, ठीक है ना, अगर रिड्यूसिंग ग्रुप मोनोसेकेराइड्स में, ठीक है, अगर फ्री है, अगर वो फ्रीली है, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस करेगा, ठीक है ना, वो रिड्यूस करेगा। अगर वो रिड्यूस करेगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। अगर फ्री नहीं है, जैसे कि कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, अगर बॉन्डेड है तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगा, अगर नॉन बॉन्डेड है या फ्री है तो वो रिड्यूसिंग कहलाएगा। क्या समझे, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्या? डाइसेकेराइड दोनों तरीके का हो सकता है, ये रिड्यूसिंग भी हो सकता है, ये नॉन रिड्यूसिंग। मोनोसेकेराइड क्या था, वो तो पक्का रिड्यूसिंग शुगर ही होगा, ठीक है ना? लेकिन डाइसेकेराइड रिड्यूसिंग भी हो सकता है, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप बॉन्डेड है या नहीं। अगर बॉन्डेड है तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा किसी भी फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट को। अगर वो रिड्यूस नहीं करेगा तो बॉन्डेड की कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। बॉन्डेड के कंडीशन में नॉन रिड्यूसिंग, और अनबॉन्डेड कंडीशन या फ्री के फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। जैसे कि माल्टोज हो गए, लैक्टोज हो गए, ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये बात याद रखने वाली बात थी, ठीक है ना? मोनोसेकेराइड को फर्दर हम जो है नंबर ऑफ कार्बन और एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, जिसका जनरल नाम दिया जाता है, जनरल नाम एल्डोज, एल्डोज, और फिर जितने नंबर कार्बन है, ठीक है ना, एल्डोज हम कहते हैं अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो, या फिर कीटोज कहते हैं कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो तो। और ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर 3 प्रेजेंट है तो ट्राइओज यूज करेंगे, 4 प्रेजेंट है तो टेट्राओज, टेट्रोज करेंगे, ठीक है ना? सो इस तरीके से, तो इन दोनों को ऐड करो, एल्डोज प्लस ट्रायोज क्या बन जाएगा, एल्डो, ठीक है ना, एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बन जाएंगे, है ना? क्लियर एवरीवन, ठीक है ना? ओके, सो ये हमारे पास एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेप्टेरोज, ठीक है ना, कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, अगर ये कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोन ग्रुप, कीटोनिक और कीटो ग्रुप जो भी आप कह लो, है ना? तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इस तरीके से मोनोसेकेराइड्स को डिवाइड कर सकते हैं। मोनोसेकेराइड कहने का मतलब क्या, जिसमें एक ही हमारे पास क्या हो, उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसको फर्दर हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, याद है ना? ओके, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, फ्रक्टोज था, राइबोज था, और क्या था,
फ्रक्टोज था। अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं फिर से दिखा देता हूँ कहाँ पे था। ये यहाँ पे मोनोसेकेराइड, राइबोस, यह रहा फ्रक्टोज और ग्लूकोज, ये याद रखने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं मोनोसेकेराइड्स। एक सेकंड में थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ साइड में। मोनोसेकेराइड्स में कौन कौन एग्जाम्पल था? एक तो ग्लूकोज था, ग्लूकोज। दूसरा हमारे पास फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। और तीसरा हमारे पास राइबोज था। और हमारे पास एग्जाम्पल सेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स की बात करूँ तो, या फिर ओलिगोसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स में हमारे पास सुक्रोज था, सुक्रोज, सुक्रोज हो गया, और क्या हो गया? माल्टोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये क्या है? डाइसेकेराइड्स के हमारे पास एग्जांपल थे। और थर्ड में हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स का एग्जांपल था, तो वो था स्टार्च, स्टार्च, सेलुलोज, सेलुलोज, और क्या था? ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन और गम्स, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल थोड़ा सा याद होना चाहिए, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज की हम बात करें तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज अकर फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म, ठीक है ना, वो फ्री भी एग्जिस्ट करता है, कंबाइंड फॉर्म में। हमारे पके अंगूर में ज्यादातर पाया जाता है, ठीक है ना, ज्यादातर फ्रूट्स और शहद में पाया जाता है। या फिर हम इसे ठीक है ना, हम इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम एक सेकेंड, ओके, सो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हम जो है ग्लूकोज, ये जो सुक्रोज है उसको क्या करें, उसको बॉयल करें थोड़ा सा अल्कोहलिक, हमारे पास HCl और H2SO4 के प्रेजेंस में अल्कोहलिक सॉल्यूशन में थोड़ा सा बॉयल करें। तो उसको बॉयल करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है ना, इक्वल अमाउंट में। याद रखने वाली बात क्या है? इक्वल अमाउंट में। तो ये आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहते हैं। फिर दूसरा तरीका है कि आप स्टार्च को क्या करो कि कमर्शियली जो है, जो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है कहाँ से मिलता है? हाइड्रोलिसिस, किसके से? स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से, ठीक है ना। फिर उसको क्या करते हैं? बॉईल करते हैं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में एट 293 केल्विन, ठीक है ना, अंडर प्रेशर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दूसरा मेथड, एक पहला मेथड, ये दूसरा मेथड आप याद रखने की कोशिश करना, ठीक है ना। स्टार्च या सेलुलोज को हम क्या करते हैं, अंडर प्रेशर में 120 डिग्री सेल्सियस, ये आप जब कन्वर्ट करोगे तो ये 120 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इतने टेम्परेचर पे हीट करके किसमें बॉईल करते हैं? H2SO4 वाले सॉल्यूशन में, ठीक है ना, डाइल्यूट वाले, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिल जाता है, ठीक है ना। ओके, ये दो मेथड है जिससे हम लोग प्रैक्टिकली ग्लूकोज बनाते हैं। आगे बात करते हैं। ग्लूकोज क्या होता है? एल्डोहेक्सोज होता है, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसे हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं, इसे हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर्स होता है, क्योंकि ये आप जानते हो ये मोनोसेकेराइड्स होता है, ठीक है ना, ठीक है। ये जो हमारे अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला में से एक है, ठीक है, ऐसा नहीं कर ऐसा ही कह सकते, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो है अगर हीट किया जाए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एवरीवन, ये बहुत सारे पेपर में पूछा गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड भी कर रखा है, आपको दिखाया भी है कि ये किस किस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एवरीवन, कि ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आया था, है ना। अभी एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, 2019 और 20 के आसपास में जेई में पूछा था, जेई मेंस में। प्रोलॉन्गेड हीटिंग एच के साथ अगर हम इसे हीट कर देते हैं ग्लूकोज को, तो हमें नॉर्मल हेक्सेन मिल जाएगा, ठीक है ना। ऑल द 6 मेंबर आर इन स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो आप ये रिएक्शन याद रख सकते हो। उसी तरीके से ग्लूकोज अगर हमारे पास हाइड्रोक्साइम से रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड ओ के साथ, ये आप ऑर्गेनिक एसिड में पढ़ते हो, ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि ये जो है NH2 और OH, यहाँ से वाटर निकल के एक तरीके का रिएक्शन देता है और OH अटैच हो जाता है। तो ये क्या है? ये प्रेजेंस दिखाता है क्या? ये दिखाता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ये रिएक्शन देता है। तो इसी तरीके से HCl के साथ रिएक्शन करके जो है, इसे क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन प्रोड्यूस करता है। साइनाइड जो होता है, ये इसके साथ ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके बनाता है क्या? साइनोहाइड्रिन, ठीक है, ठीक है ना। ओके, तीसरा तीसरा हमारे पास ये पहला रिएक्शन आप याद रखोगे, ये दूसरा रिएक्शन और ये तीसरा रिएक्शन। चौथा प्रॉपर्टी क्या है? ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइजेस टू द 6 कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम इसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो, ठीक है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो याद रखने वाली बात क्या है, ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो केवल एक को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको पर डे क्या कर दे रहा है, एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है। बाकी रिमेन सेम है, बाकी रिमेन सेम है। अब ध्यान से देखो, तो इस वाले को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे हम एसेटाइलेशन करा देते हैं, तो एसेटाइलेशन करेंगे तो उसमें क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप में जितने भी हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है वहां पे एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड हो जाता है, और हमारे पास CHO वाला ग्रुप, CHO वाला पार्ट नहीं ऐड होता है। तो टोटल 5 हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब हर लाइन से इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, ठीक है, ठीक है ना। और ये अगर रिएक्शन दे रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ये बता रहा है कि इसमें हमारे पास 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें हमारे पास 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, और पांचों जो है क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन आइटम से अटैच्ड है। आगे की बात करते हैं, ऑन हाइड्रोलिसिस विद द नाइट्रिक एसिड, ऑन हाइड्रोलिसिस विद द नाइट्रिक एसिड, अगर हम इसे हाइड्रोलिसिस कर दें नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा इसका ग्रुप का और इसका ग्रुप का, बाकी बीच वाला सेम रहेगा, ठीक है ना। वो चारों यूनिट जो है जहाँ पे हमें इसे फ्रीली हमारे पास मिल रहा है, वो क्या हो जा रहा है, ठीक है, उसे कन्वर्ट कर दे रहा है 1 डिग्री वाले को, ठीक है ना, 1 डिग्री वाले को कन्वर्ट कर दे रहा है एसिड में, और बाकी जो है सेम रह जा रहा है। तो ये ग्लूकोज को भी कर सकता है और ग्लूकोनिक एसिड को भी। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, और दूसरा हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, इस ये बताता है कि हम अगर HNO3 यूज करते हैं अल्कोहलिक, ठीक है ना, अल्कोहलिक में, तो प्राइमरी अल्कोहल जो है, अल्कोहलिक जो है ग्रुप जो है, वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का या फिर ग्लूकोनिक एसिड का, दोनों जो है कन्वर्ट हो जाएगा सैक्रिक एसिड, ठीक है, सैक्रिक एसिड। सो अगर हमारे पास चार, हमारे पास क्या रह जाए, अल्कोहलिक ग्रुप रह जाए, और दोनों वाटर जो होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल हमारे पास कार्बन जो अगर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सैक्रिक एसिड हो जाएगा वो, ठीक है ना, क्लियर, ओके। ओके, तो आप देख सकते हो ये 3 तरीके का हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का हमारे पास स्ट्रक्चर है 2 तरीके से, और ये तो हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड है, ठीक है। ग्लूकोज जो है करेक्टली नेम हम लिखते हैं वो आता है डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है ना, करेक्टली हम डी प्लस ग्लूकोज कहते हैं। डी क्या है, डी रिप्रेजेंट करता है कन्फिग्रेशन, जैसे कि स्टीरियो आइसोमरिज्म में आप पढ़ते हो, ठीक है ना, आप जानते हो ये सारी चीजें, ठीक है। और प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर में, ठीक है ना। याद रखने वाली बात है कि डी और एल हमारे पास आता है तो हम तुरंत वहां पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में चले जाते हैं और वहां से दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, इट मे बी रिमेम्बर दैट डी एंड एल हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है ना। तो यही बात कहने की कोशिश कर रहा है ये भी, कि ये जो है ऑप्टिकली से ज्यादा रिलेट नहीं करना है, ऑप्टिकली एक्टिविटी में हम जो है आइसोमरिज्म में चले जाते हैं, तो वहां पे बात नहीं कर रहा है। ये बस बता रहा है कि ये जो है कॉन्फ़िगरेशन है, और प्लस जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये ऑप्टिकली एक्टिविटी रिलेशन जो है था उसके बारे में बिल्कुल नहीं बता रहा है, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ओके, इस तरीके से हम ग्लिसरॉल डिहाइड का 2 नाम देते हैं, ठीक है ना। अगर एच एच हमारे पास आप देख सकते हो, इस साइड है राइट साइड, तो इसे हम लोग प्लस लिखते हैं, लेफ्ट साइड है तो उसे माइनस लिखते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि इसी फॉर्म में होना चाहिए तभी हम, तो इसी बेसिस पे हमारा जो है नोमेनक्लेचर जो है हमारे पास ग्लूकोज का आता है, ठीक है। आप देख सकते हो ग्लिसरॉल डिहाइड ये राइट साइड में प्लस था, तो इसीलिए हमने डी प्लस वाले को इस तरीके से हमने ग्लूकोज डी प्लस किया, ठीक है। बस यही कह रहा था, इतना लंबा सा, ओके। पर ये सारी चीजें जो है एक्सप्लेन तो हो गया, लेकिन इस स्ट्रक्चर के साथ थोड़ी सी दिक्कत थी, है ना। स्ट्रक्चर वन ऑफ द ग्लूकोज contain most of the property it's but the fact could not explain by this feature, ठीक है ना। ये जो है कुछ फैक्ट को मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। इसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के बावजूद भी, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्लूकोज डू नॉट गिव द 2,4-DNP टेस्ट, ठीक है, चिफ टेस्ट, ठीक है। इट डू नॉट फॉर्म ए हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट विद NHSO3, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें नहीं दे रहा था। दूसरा बात क्या है, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सी एमाइन इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO, ठीक है। अगर ये पेंटा एसीटेट ग्लूकोज का अगर हमारा हाइड्रोक्सी के साथ रिएक्शन करवाते तो नहीं होता था, ठीक है। इसका मतलब ये था क्या, कि इसमें हमारे पास CHO ग्रुप जो है फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है।
ग्लूकोज फाउंड इन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलिनिक फॉर्म। ये इससे भी लाइन पूछा जा चुका है एवरीवन, ठीक है ना। आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कब पूछा गया है, ठीक है। तो इससे भी लाइन क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लूकोज जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो वहाँ पे एक जस्ट लैंग्वेज के फॉर्म में दिया था, ऐसा नहीं कि मतलब ये पूछा था, जस्ट लैंग्वेज के फॉर्म में दिया गया था और 4 ऑप्शन बना दिए थे, बस इसी 4 लाइनें जो है, ठीक है ना। तो उसमें टेम्परेचर को एक अल्फा के साथ इस वाले टेम्परेचर को ऐड किया था, एक और अल्फा के साथ इस वाले को, ऐसे करके 4 ऑप्शन बनाया था, ठीक है ना। तो अल्फा फॉर्म जो ग्लूकोज का होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 419 होता है, और ऑब्टेन कब होता है, crystallization of crystallization from concentrated solution of glucose at 303, ठीक है ना। वहीं पे हमारे पास बीटा फॉर्म जो होता है, वहीं पे हमारे पास बीटा फॉर्म जो होता है वो होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 423 होता है, ठीक है ना, केल्विन, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हॉट एंड सैचुरेटेड aqueous solution of at 371 केल्विन। तो अब क्लियरली यहाँ से आप याद रखने का तरीका ये रख सकते हो कि ये दोनों जो टेम्परेचर है, ये दोनों टेम्परेचर से कम है, ये दोनों टेम्परेचर से कम है। ध्यान से देखो, 419 423 से कम है, 303 जो है 371 से कम है। तो इसमें तरीका याद रखने का ये तरीका है कि अल्फा फॉर्म जो ग्लूकोज का होगा, अल्फा फॉर्म ग्लूकोज का होगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम होंगे और वो कम टेम्परेचर पे भी हीट किया जा रहा होगा, ठीक है ना। ओके, तो दोनों में से किसी एक का अगर याद रखते हो तो दूसरा खुद ब खुद ऑप्शन आपको याद रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। जिसको ये लाइन अगर थोड़ा सा पढ़ लिया था तो उसको याद मतलब याद था, ठीक है। दिस बिहेवियर कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर। सो ये जो ये एक्सेप्शन आए या फिर जो ये डिमेरिट्स आया, ये जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। जैसे कि 2 पर डीएनपी टेस्ट नहीं देना, इस हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करना, ठीक है ना, 2 फॉर्म एग्जिस्ट करना उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो है बाद में जो है प्रपोज किया गया इन सबको हटाने के लिए साइक्लिक फॉर्म, ठीक है ना, साइक्लिक फॉर्म एक्सप्लेन किया गया। It was proposed that the one of the OH group may be added to the CHO group and form a cyclic hemiacetal, cyclic hemiacetal structure बनाया गया, ठीक है ना। It was found that the glucose form a 6-member ring to which OH at C5 is involved in the ring formation, ठीक है ना। यानी कि 5वें वाले कार्बन पे जो है हमारे पास जो कार्बन होगा वो रिंग फॉर्मेशन करेगा और एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाएगा 6 मेंबर वाले का, ठीक है ना। दिस एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ सीएचओ ग्रुप। जब ऐसा करते हैं तो हमारे पास सीएचओ ग्रुप जो है वो पहले फ्रीली था, अब वो जो है कंबाइंड फॉर्म में आ गया और वो एब्सेंस बताता है, ठीक है ना। ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑफ ग्लूकोज इन टू फॉर्म, ठीक है ना, ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन टू फॉर्म, यहाँ से हम 2 फॉर्म में ग्लूकोज का एग्जिस्टेंस भी बता सकते हैं। ये जो होता है साइक्लिक जो होता है, साइक्लिक फॉर्म जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है ना। क्या होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ ये इक्विलिब्रियम में होता है। बस ये वाला लाइन आपको ध्यान देना है, दिस टू साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम विद द ओपन चेन। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये राइट साइड में हमारे पास जो होता था ओ OH, तो उसे हम लोग प्लस वाले से डिनोट करते थे, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, सो अब देखो ये क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये क्या है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। एक्चुअली इसका कंपैरिजन ये वाले का वो से कर दिया है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास द टू साइक्लिक हेमिएसेटल फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एट C1, ठीक है ना। अभी हमने बताया ना कि ये जो C1 पे जो हमारे पास OH ग्रुप है उसके कॉन्फ़िगरेशन में केवल चेंजेस है, जिसकी वजह से हमें 2 साइक्लिक हेमिएसेटल का मतलब 2 फॉर्म देखने को मिलता है ग्लूकोज के, ठीक है ना। ओके एवरीवन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। ये जो हमारा कार्बन है जिसमें हमारा OH ग्रुप डिफरेंट हो रहा है उसी को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। और ये जो 2 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बने हैं कार्बन के, आई मीन ग्लूकोज के, ठीक है ना, इसी आइसोमर को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, एनोमर्स कहलाते हैं एक दूसरे के। ग्लूकोज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड पैरानोज स्ट्रक्चर, जिसमें अल्फा बीटा फॉर्म हमने दिखाया, देखो ये देखा, ठीक है ना। एनालॉगी विद द पायरोन,
ठीक है ना। पायरान के साथ जो है इसके जैसा ही स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए इसके जैसा ही हम लोग नाम रख देते हैं। ठीक है, ओके ना। क्लियरली कह रहा है कि पायरान एक साइक्लिक कंपाउंड है हमारे पास, जिसमें एक ऑक्सीजन जो होता है 5 कार्बन होता है रिंग के फॉर्म में। साइक्लिक स्ट्रक्चर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द हॉवर्थ स्ट्रक्चर। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं, उसको बढ़िया से जो है करेक्टली फॉर्म में हॉवर्थ स्ट्रक्चर में रखा जाता है, मतलब लिखा जाता है इस फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन इससे भी डायरेक्ट पूछ लिया था कि ऑप्शन दिया था और पूछा था कि इसमें से ग्लूकोज कौन है, फ्रक्टोज कौन है। आई थिंक ग्लूकोज या फ्रक्टोज से क्वेश्चन पूछा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस वाले में आपको देखो तो एक्चुअली डिफरेंस कर दिया था इधर इसके और इसके बीच में। ठीक है ना, तो एक ऐसे कर दिया था ऑप्शन और ये दोनों को सेम रखा था। एक ऑप्शन में इसको जस्ट ऊपर कर दिया OH को, इसको ऐसे कर दिया और पूछा था कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कौन सा है, आई मीन ग्लूको पायरोनोज जो भी है कौन सा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको सब दिखाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज क्या होता है, इसमें एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फ्रक्टोज इज ए इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज, इट ऑब्टेन्ड अलोंग विद द ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज। ठीक है ना, ये सुक्रोज के जो कि डाइसैकेराइड्स है उसके हाइड्रोलिसिस करने पे हमें ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज भी मिलता है। ठीक है ना, बहुत ही ईजी है, हमने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है ना, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की मैं बात करूँ तो वो भी क्या होता है C6H12O6। ठीक है ना, आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। ओके ना, जब हमें रिएक्शन के बेसिस पे देखा गया तो ये पाया गया कि इसके पास कीटोन ग्रुप है। ठीक है ना, ऐड किस पे, कार्बन नंबर 2 पे, और 6 मेंबर स्ट्रेट हमारे पास जो है चेन बनता है। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ग्लूकोज में होता है। ओके, ये क्या होता है, इट इज बिलोंग्स टू डी सीरीज एंड इज ए लिवोरेटेटरी कंपाउंड। ये डी सीरीज का होता है और ये लिवोरेटेटरी नेचर में होता है। ठीक है ना, ओके। इसीलिए हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, इट इज appropriately written as D minus fructose, it is written as D minus fructose। ठीक है ना, easy everyone, okay। its open chain structure is shown, ये जो आपको open chain structure दिख रहा है, ठीक है ना, यही हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज है। तो लिवोरेटेटरी होने की वजह से, डेक्स्ट्रोरोटेटरी था तो प्लस लिखते थे, लिवोरोटेटरी है तो माइनस लिखते हैं, है ना। ओके ओके, सो नाउ अब क्या बात करते हैं, ये भी हमारे पास क्या होता है, दो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, दो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, अगर हम अगेन हम क्या कर दे, C5 वाला OH ग्रुप है जो C डबल बॉन्ड से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो हमें फिर से वही जो है, इस बार पहले 6 मेंबर बन रहा था, अब हमारे पास क्या बनेगा 5 मेंबर, क्योंकि पहले वाले में क्या था ग्लूकोज में कि जो है C1 पे जो हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, उसके थ्रू हम अटैच करवा रहे थे। सॉरी, C5 पे जो प्रेजेंट है वो कार्बन के पहले वाले पे CHO ग्रुप से अटैच होता था। ठीक है ना, ये देखो, ठीक है, ओके, ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पास अटैच होता था। एक्चुअली ये क्या लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोक्सी ग्रुप एट C1। ओके, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें ये जो है सेकेंड हमारे हमारे पास जो सी डबल बॉन्ड O जो है वो किस पे अटैच है, वो सेकेंड कार्बन पे है। अगर पांचवें कार्बन पे प्रेजेंट OH ग्रुप को अगर अटैच कराते हैं तो ये हमें देखो किस तरीके से हमें क्या मिल रहा है, इस तरीके से हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल रहा है जो कि एक 5 मेंबर रिंग है जिसे हम लोग फ्यूरॉन कहते हैं। आई होप आपने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ही अच्छे से देखा फ्यूरॉन। ठीक है ना, फ्यूरान क्या है, एक 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है जो कि एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन आइटम से मिलकर बना होता है। तो अगर आप अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, अल्फा फॉर्म D माइनस फ्रक्टोज, ठीक है ना, फ्रक्टोफ्यूरानोज, और बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज हमारे पास इस तरीके से होगा। तो अगर अगेन आप देखो कि कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH में चेंजेस है। ठीक है ना, ठीक है, और इसको अगेन हमें फिर से अगर बढ़िया से शो करना है तो हमें हॉवर्थ स्ट्रक्चर यूज करनी चाहिए। हमें क्या यूज करना चाहिए, हॉवर्थ स्ट्रक्चर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, हम लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं एवरीवन। ठीक है ना, तो अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके अपने दोस्तों को बता देना, है ना।
आगे बात करते हैं, अब डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं। मोनोसैकेराइड्स में हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात कर ली, अब डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं। तो डाइसैकेराइड हमने 3 तरीके के बताया था, एक सुक्रोज, फ्रक्टोज, ठीक है ना, सॉरी, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये 3 तरीके से होते हैं, तीनों की डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। हमने डाइसैकेराइड्स की बात की थी, डाइसैकेराइड्स में क्या होंगे, जब इनको हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करेंगे। तो सुक्रोज की जब बात करते हैं तो ये 2 मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करता है, फ्रक्टोज और सुक्रोज, सॉरी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है ना। तो ग्लूकोज कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है डी ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज, और हमारे पास फ्रक्टोज कौन सा होता है, डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक है, तो ये याद रखनी है, ठीक है। वन ऑफ द कॉमन डाइसैकेराइड इज द सुक्रोज व्हिच इज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज और डी माइनस फ्रक्टोज, ये बस याद रखना है, डी प्लस कह रहा है और डी माइनस फ्रक्टोज है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बहुत बड़ी गलती वहीं पे हो जाती है। फ्रक्टोज तो लिबोरेटरी होता है, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके, दो मोनोसैकेराइड्स हेल्ड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन देम। ओके, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, पहले वो बात कर लेते हैं, ठीक है ना, पहले वो बात कर लेते हैं। अगर टू मोनोमर्स, दो मोनोमर्स ज्वाइनेड बाय द ऑक्साइड लिंकेज, अगर उनके बीच में ऑक्साइड एक लिंकेज बना रहा है, ठीक है ना, बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सच linkage between the two monosaccharides units through the oxygen atom is called as glycosidic linkage. That is what glycosidic linkage. अब दिखाता हूँ इमेज आपको, ये देखो आप, जब जब आप ये स्ट्रक्चर लिखने आओगे तो वहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल्स वाटर निकालना होगा, और वहाँ से जो ओ रहेगा, ठीक है ना, दो अगर आप OH लेते हो तो वहाँ से एक OH में एक OH और एक O से H से वाटर निकल जाएगा और एक O रह जाएगा दोनों के बीच में, तो ये हमारा लिंकेज जो बनता है उसे हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये जो हमारे पास सुक्रोज में जो अल्फा डी ग्लूको सॉरी डी प्लस ग्लूकोज और डी माइनस फ्रक्टोज जुड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, असल में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी बीटा डी फ्रक्टोज होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से मिलकर बना होता है, जिसमें कि एक जो हमारे पास, ठीक है ना, two monosaccharides are held together by the glycosidic linkage between the C1 of अल्फा डी अल्फा ग्लूकोज, अल्फा हमारे पास ग्लूकोज होगा उसके C1 पे, और C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज, C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज किस पे हो जाएगा, दूसरे हमारे फ्रक्टोज पे, ठीक है। तो उसके सेकंड नंबर कार्बन पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बना लेगा लिंकेज, आप क्लियरली इमेज में भी देख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे देख सकते हो, सिंस द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, ये रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज जो है वो क्या था, ठीक है ना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसिडिक एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये जो है हमारे पास जो कीटो एल्डिहाइड ग्रुप और किसका, एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज का और कीटोन ग्रुप फ्रक्टोज का हमारा किस में इन्वॉल्व हो गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि हमारे पास जो भी रिड्यूसिंग ग्रुप था वो क्या हो गया, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गया, ठीक है ना, इसीलिए शुगर हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे आता है कि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुक्रोज जो रहता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर होता है, लेकिन जब हम इसे हाइड्रोलिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि सुक्रोज जो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर होता है, लेकिन जब भी हम इसे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लिवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है दोनों प्रोड्यूस करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लिवो रोटेटरी फ्रक्टोज, ठीक है ना। बट दिक्कत इस बात की है कि since the levorotatory of fructose is more than the dextrorotatory of glucose, ठीक है, इसीलिए हमारे पास overall the mixture become levorotatory, overall the mixture is become levorotatory, thus the hydrolysis of the, ठीक है ना, hydrolysis of sucrose bring about change in the sign of rotation from dextro to levo and the product is named as invert sugar. So जब भी हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमें इन्वर्ट शुगर दे देता है, क्योंकि यहाँ पे जो है चेंज हो जाता है, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, रोटेशन, ठीक है, साइन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं माल्टोज की। तो माल्टोज क्या है, ये भी एक डाइसैकेराइड्स है जिसके हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो दो हमारे पास क्या देता है, दो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज देता है। सुक्रोज क्या दे रहा था, अल्फा डी सुक्रोज, सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, यहाँ पे क्या है, माल्टोज दोनों अल्फा डी ग्लूकोज ही दे रहा है, ठीक है ना। ये जो है दोनों जो अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं वो दोनों क्या होते हैं,
वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बन के बना होते हैं, ठीक है ना। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 पहले जो ग्लूकोज होगा उसके C1 कार्बन पे अटैच से जुड़ा होगा, और C4 जो है, C4 अदर कार्बन, हमारे पास कार्बन जो होंगे ग्लूकोज के यूनिट के, उसके फोर्थ वाले कार्बन पे, ठीक है ना, वो दोनों जुड़े होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इस तरीके से बनेगा, आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये पहला कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन इस वाले का, हमारे पास ग्रुप का, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या बना रहे हैं, ये हमारे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट द C1 ऑफ द सेकेंड, ठीक है। तो आप क्लियरली देख पाओगे, ठीक है ना। ये जो हमारा सेकेंड वाला जो कार्बन, हमारे पास क्या बोलते हैं इसे, ठीक है। द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट द C1 ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज। ये जो सेकेंड ग्लूकोज है उसका C1 पर जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो फ्री ही रह जाएगा, वो तो फ्री ही रह जाएगा, इसीलिए ये जो है रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्योंकि अगर कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री रहता है तो उसे हम लोग रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में रहते हैं। इसीलिए हम उस टाइम पे कहते क्या कि माल्टोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं, और साथ ही साथ सेलुलोज, ठीक है। तो ये हमारा कहानी था माल्टोज की, बहुत छोटा कहानी था पर इंटरेस्टिंग कहानी। अब बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज क्या है? अगेन वही शुगर, मिल्क में जो शुगर पाया जाता है उसी को लैक्टोज कहते हैं, ठीक है ना। ओके, अगेन ये भी क्या है, ये भी एक डाइसेकेराइड्स है, यानी कि हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या दे देगा, बीटा डी ग्लैक्टोज देगा और बीटा डी ग्लूकोज देगा। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, ग्लैक्टोज, हाँ ग्लैक्टोज ही बात कह रहा है, ठीक है। तो ये दो यूनिट से मिलकर बना है मोनोसेकेराइड से, वन इज द बीटा डी ग्लैक्टोज और वन इज बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। इसमें अगेन हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है ना, जो कि होता है किसमें, C1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। तो ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा है, ग्लाइकोसिडिक से भी क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। लैक्टोज या माल्टोज से ही पूछा था, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है, हर लाइन याद रखना है। बायोमोलिक्यूल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, मतलब हर लाइन कभी ना कभी कोई लाइन से पूछ ही देता है, ठीक है। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं अगर उन्हें याद ना हो या फिर एनसीईआरटी पढ़े ना हो तो, ठीक है ना। ओके, सो हमारे पास लैक्टोज की हमने बात कर ली। आप देख सकते हो ये क्या है, अगेन हमारे पास इसमें जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप में से आप देखो तो एल्डिहाइड ग्रुप किसका प्रेजेंट है, हमारे पास ग्लूकोज का प्रेजेंट है। तो अगर ये फ्री है तो ये क्या हो जाएगा, एक रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। ये हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आ जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो आप ये फॉर्मूला देख लो और साथ ही साथ स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो, है ना। C4 किसका अटैच्ड है, ग्लूकोज का। C1 किसका अटैच्ड है, ग्लैक्टोज का, ठीक है ना। तो इसे हम लोग फिर से क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा छोटा है लेकिन मतलब काम का चीज है ना। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड्स अगेन क्या है, ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता था, ठीक है। तो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट ज्वाइंट होंगे, ठीक है। किससे ज्वाइंट होंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। याद रखने वाली बात है कि मोनोसेकेराइड जुड़े होते हैं लेकिन किससे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं स्टार्च क्या है। स्टार्च जो होता है ये मेनली जो होता है स्टोरेज होता है पॉलीसेकेराइड्स प्लांट्स में, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स ऑफ प्लांट्स मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स ऑफ प्लांट होता है, ठीक है। और ये हम लोग मतलब अपने खाने पीने के लिए यूज करते हैं स्टार्च, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है रूट्स में, ट्यूबर में, ठीक है ना, कुछ वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है साथ में साथ, ठीक है। इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये याद रखने वाली बात है कि ये अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, या फिर आप कह सकते हो कि इन्हीं के दो कंपोनेंट्स होते हैं ग्लूकोज के ही, ठीक है ना। ओके, आगे बात करते हैं। इट इज द पॉलीमर ऑफ, तो ये लाइन थोड़ा सा अच्छा है, आपको ये याद होनी चाहिए कि इट इज यानी इट इज व्हाट, स्टार्च जो है वो क्या है, पॉलीमर किसका है, ग्लूकोज का, जो कि दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज क्या है, वाटर सॉल्युबल, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एमाइलोज इज ए वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, सॉरी, ठीक है ना, जो कि 15 से 20% स्टार्च का बना होता है, ठीक है ना। एमाइलोज क्या है, वाटर सॉल्युबल है। क्वेश्चन ऐसे पूछा था, एमाइलोज वाटर सॉल्युबल है और नॉट, ठीक है, ऐसा ऑप्शंस में था, ठीक है। तो लैंग्वेज का क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। तो एमाइलोज इज ए वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट विच इज
कंस्टिट्यूट अबाउट 15 से 20% ऑफ स्टार्च, ठीक है ना। केमिकली एमाइलोज इज ए लॉन्ग अनब्रांच, ठीक है ना। केमिकली क्या होता है, ये अनब्रांच्ड है, ठीक है। याद रखने वाली बात क्या है, केमिकली ये अनब्रांच्ड है। केमिकली एमाइलोज इज ए अनब्रांच चेन, 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इसमें कंबाइन होते हैं C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ठीक है ना। तो सारे के सारे ग्लूकोज ही होते हैं इसमें, लेकिन इसमें अल्फा डी ग्लूकोज जो होगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, वो कितने यूनिट्स होगा, 200 से 1000 के बीच में, ठीक है ना। किसमें, एमाइलोज में। ये थोड़ा सा लाइन, ये स्टार्च वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है जिसमें अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाना इसको, है ना। मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पे फोकस करो जब मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, एमाइलोपेक्टिन जो है, एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, एमाइलोज सॉल्युबल होता था। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना, एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। और क्या है, अगर एमाइलोज 15 से 20% पर मतलब मिलके बना है किससे, स्टार्च, तो एमाइलोपेक्टिन कितना होगा, 20 से 85% हमारा स्टार्च किससे बना होता है, एमाइलोपेक्टिन से। ये दोनों क्या है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ये जो है हमारे पास एमाइलोज जो है क्या है, अनब्रांच है, एमाइलोपेक्टिन ब्रांचेड चेन है। ये क्या है, ये एक ब्रांचेड चेन पॉलीमर है, ठीक है ना। ब्रांचेड चेन पॉलीमर किसका है, अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। आगे की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो ये हमारे पास अल्फा लिंकेज है, अल्फा लिंकेज, ठीक है। और क्या है, अल्फा लिंकेज, ये क्या है, अनब्रांच्ड है। आप, मैं अगर लिखूं तो ये क्या है, अनब्रांच। अनब्रांच कौन होता है, एमाइलोज। और ब्रांचेड कौन होता है, ब्रांचेड कौन होता है, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना, एमाइलोपेक्टिन। देख सकते हो, ये देखो, ये इस तरीके से। तो वहां पे जो है एमाइलोज में हमारे पास C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है ना। C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है ना। ओके। और हमारे पास एमाइलोपेक्टिन की आप देखोगे तो C1 और C4 तो है ही, ठीक है, C1 और C4 तो है ही, साथ ही साथ, ठीक है ना, इस बिग चेन इज फॉर्मेड बाय द C1 एंड C4। C1 और C4 के बीच में तो है ही, लेकिन साथ ही साथ क्या है, एक सेकंड मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ क्या, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच द चेन इज फॉर्मेड बाय, चेन जो बनता है C1 और C4 के बीच में बनता है, साथ ही साथ जो ब्रांचेड बन रहे हैं, जो ब्रांच बन रहा है C1 और C6 के बन रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो C1 और C4 के बीच में तो ये बन ही रहा है, ये एमाइलोपेक्टिन का है, एमाइलोज यहीं तक था, ठीक है ना। ये एमाइलोज पेक्टिन का है, तो इसमें C1 और C4 के बीच में तो बन ही रहा है, और ये जो बन रहे हैं C1 और C6, वो क्या है, ब्रांचेड के लिए, ठीक है ना, वो ब्रांचेड के लिए। तो ये देखो इस तरीके का हमारे पास बनता है, नहीं वो दो अलग है, ये हमारे पास एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस तरीके से आप समझ रहे हो, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, बस यही था कहानी सेलुलोज का, सॉरी स्टार्च का, ठीक है। दूसरा हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स कौन है, सेलुलोज है। दूसरा हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स क्या है, सेलुलोज है। सेलुलोज क्या है, ये भी क्या होता है, प्लांट्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है, अगर एक्सटेंसिवली एक्सक्लूसिवली इन प्लांट, ठीक है ना। ये अगेन हमारे पास सब ऑर्गेनिक कंपाउंड का या ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ओके, प्रोडोमिनेंटली कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। इससे जो है सेलुलोज से हमारे पास कौन बना होता है, सेल वॉल बने होते हैं किसके, प्लांट सेल के, ठीक है। सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन, सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड कंपोजिट ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज। ये क्या है, स्ट्रेट चेन तो है, लेकिन ये किससे मिलकर बनता है, बीटा डी ग्लूकोज का। हमारे पास सुक्रोज किससे, स्टार्च किससे बना है, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। लेकिन पॉलीसेकेराइड्स जो कि सेलुलोज की मैं बात कर रहा हूं, वो बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है, ठीक है ना, जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बना है, C1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड C4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, तो ये कहानी है हमारे पास सेलुलोज की, बहुत छोटा सा है लेकिन काम का चीज है, ठीक है ना। कभी कभी इसका स्ट्रक्चर देखिए पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है सेलुलोज है, तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। उसमें बीटा लिंकेज की बात की थी, तो ये आप देख पा रहे हो, ये बीटा लिंकेज है। आप अल्फा लिंकेज एमाइलोज में देखा था आपने, देखो आप ध्यान से देखो,
ये अल्फा लिंकेज हमारे पास एमाइलोज में है। बीटा लिंकेज क्या है, ये एक ही चेन में होता था, और ये देखो अलग अलग चेन में, है ना। सेलुलोज हमारे पास क्या है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो आप ये बीटा लिंकेज आपको याद होनी चाहिए। याद आ गया क्वेश्चन। एक्चुअली अल्फा लिंकेज और बीटा लिंकेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। तो हाँ, लिंकेज के बारे में तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है एमाइलोज और सेलुलोज में कंफ्यूज हो गए और वहां पे गलत करके आ गए। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नाम से थोड़ा सा सतर्क रहना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। अब बात करते हैं ग्लाइकोजेन की। ग्लाइकोजेन क्या है, ग्लाइकोजन भी एक हमारे पास क्या है, कार्बो पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो कि एनिमल बॉडी में हमारे पास प्रेजेंट होता है, जो अगेन हमें ये क्या कहते हैं, ये एनिमल स्टार्च कहते हैं, ठीक है ना, ये एनिमल का स्टार्च कहते हैं हम ग्लाइकोजन को, ठीक है ना। और सेलुलोज को हम प्लांट्स का स्टार्च कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, इट इज अ स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन आपने देखा था, वो जो कि कॉम्प्लेक्स होता था, एमाइलोज होता था, एक एमाइलोपेक्टिन। सो ये एमाइलोपेक्टिन के थोड़ा सा सिमिलर होता है, ठीक है ना, और कह सकते हो कि और ज्यादा हाईली ब्रांचेड होता है, एंड its structure is similar to amylopectin and is rather more highly branched। ये एमाइलोपेक्टिन से भी थोड़ा और ज्यादा ब्रांचेड होता है, उसके जैसा होता है लेकिन और भी ज्यादा ब्रांचेड होता है, ठीक है ना। ये पाया जाता है हमारे पास किसमें, लिवर में, मसल्स में, ब्रेन्स में, ठीक है ना। और जब भी बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, जब भी बॉडी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो एंजाइम क्या करता है, ये ग्लाइकोजेन को ब्रेक करता है ग्लूकोज में, ये ग्लाइकोजेन को ब्रेक करता है ग्लूकोज में। ग्लाइकोजेन इज फाउंड इन यीस्ट एंड फंगी, ये यीस्ट और फंगी में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और उसके टाइप्स खत्म होते हैं, ठीक है ना, जो कि हमने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, लेकिन हाँ, इतना पढ़ने के बाद अगर आप थोड़े से ध्यान से आपने देखा है वीडियो को, जो भी हमने बताया है, और आप भी साथ ही साथ पढ़े हो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बढ़िया से करके आओगे। कार्बोहाइड्रेट आर इसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये बात तो सही है, ठीक है ना, इसी से हमारा मेजर पोर्शन और मेजर पार्ट हमें बना होता है, ठीक है ना। हनी हैज बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम इंस्टेंट एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, वाई वेद, ठीक है ना, वेद इन आयुर्वेद सिस्टम मेडिसिन, आप जानते हो वेद में, ठीक है ना। ओके, सो ये सारी चीजें जो है उतनी ज्यादा काम की चीजें नहीं है, ठीक है ना। क्लोथ्स आवर सेल्फ विद द सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर, ओके, क्लोथ में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, मटेरियल्स इंपॉर्टेंट है। टू एडोप्टोज, अच्छा एल्डोपेंटोज, लाइक डी राइबोज और डी टू डिक्स्ट्रोरोटेटरी डी राइबोज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये अभी तक पूछा नहीं गया है, चांस है कि पूछ सकता है, कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, पूछ सकता है, मतलब एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन ये बायोमोलिकुल्स में इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक तो ये पूछा नहीं है, ठीक है ना। और हमने शायद देखी नहीं है, हो सकता है पूछा भी हो, लेकिन अभी तक हमने देखी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बायोसिस्टम इन द कॉम्बिनेशन विद द मेनी, ओके, ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरीके से खत्म होता है कार्बोहाइड्रेट। अब हम चलते हैं प्रोटीन्स पे, ठीक है ना। तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ग्लूकोज, अरे हमारा तो ठीक है। प्रोटीन आर द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम एवरीवन, ठीक है ना। प्रोटीन जो है लिविंग सिस्टम की जितने भी है, उसमें सबसे ज्यादा जो है क्या होता है, ये हमारे पास सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन्स पाया जाता है, ठीक है ना। और ये मतलब इससे ही मिलकर बना होता है। तो क्या बात करते हैं इसकी मेन सोर्सेज की, मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स आर मिल्क, चीज, पल्स, ठीक है ना, पीनट्स, फिश हो गया, मीट हो गया, जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए, ठीक है। और ये जो होता है बॉडी के हर एक पार्ट में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग फंडामेंटल बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ओके। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है ग्रोथ के लिए और बॉडी को मेंटेनेंस के लिए, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं एवरीवन, ठीक है। ऑल प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है, इसलिए मैं इसे रेड से वो करूंगा, क्योंकि इससे भी लाइन क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अमीनो एसिड जो होता है, जितने भी प्रोटीन्स है वो क्या है, पॉलीमर्स हैं, किसके, अल्फा एमिनो एसिड के, अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। तो अब बात करते हैं अमीनो एसिड क्या है, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर प्रोटीन अगर पॉलीमर है तो उसका छोटा यूनिट अल्फा एमिनो एसिड, तो अमीनो एसिड के बारे में भी जानना चाहिए। तो अमीनो एसिड कुछ नहीं, इसमें एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों प्रेजेंट होंगे, जिस भी हमारे कंपाउंड में, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
एमिनो एसिड कहते हैं। उसमें नहीं कहेंगे जो ये दोनों रखता हो। एमिनो एसिड वो है जिसमें हमारे पास एमिनो और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में अंतर है। लैंग्वेज आप ध्यान देना, मैंने गलत कह दिया, ठीक है ना। एमिनो एसिड वो है जिसमें एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है, उसे हम लोग एमिनो एसिड कहेंगे, ठीक है ना। और ये जो है डिपेंड करेगा कि कौन जो है लीड करेगा, बेसिक होगा या एसिडिक होगा, ये डिपेंड करेगा कि NH2 ग्रुप किसमें ज्यादा है, ठीक है ना, और CH3OH ग्रुप कितने ज्यादा है। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप विद द respective of the carboxylic group, the amino acid can be classified as alpha, beta, gamma, delta and so on. Only alpha amino acid obtained by the hydrolysis of the protein. Okay, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से केवल और केवल अल्फा एमिनो एसिड पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट कह रहा था, ये कुछ अलग पॉइंट कह रहा था। अगर हम बात कर ले डिपेंड ऑन द पोजीशन, अगर इस वाले कार्बन पे हमारे पास COOH अगर अटैच कर दूं और इस वाले कार्बन पे हम इसी कार्बन पे हम कह दें, ठीक है, कि हमारे पास NH2 ग्रुप अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा कार्बन है, तो इसीलिए हमारे पास ये अल्फा एमिनो एसिड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमारे पास कार्बन आ जाए, यहाँ पे हमारे सिर्फ NH2 ग्रुप अटैच हो जाए, ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास बीटा बीटा एमिनो एसिड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बीटा हो जाएगा, फिर ये बीटा गामा डेल्टा, इस तरीके से NH2 अगर यहाँ पे जुड़ा हो इसके बदले, तो ये बीटा वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। दे आर मेनली अदर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, दे में कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप, तो ये कोई जरूरी नहीं कि केवल ये दो हो, लेकिन ये दोनों कम से कम हो, ठीक है ना, ये दोनों कम से कम हो ही, इसके बाद अलग आ जाए वो अलग बात है, लेकिन ये दोनों यानी कि एमिनो ग्रुप और, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों कम से कम होंगे, ठीक है ना। ओके, ऑल अमीनो एसिड हैव ए ट्रिवियल नेम, उनके सब जितने भी हमारे पास हमें अगर अमीनो एसिड है तो उसके ट्रिवियल नेम भी है, which usually reflect the property of that compound or its resource, ठीक है ना, वो जो है उसके प्रॉपर्टी, और आप इनिशियली जानते हो कि आप कैसे नाम रखा जाता था, ठीक है ना, या तो उसके प्रॉपर्टी पे या तो फिर वो सोर्स से जिससे मिल रहा है, ठीक है ना। ग्लाइसाइन इज also named since it has a sweet taste, ठीक है ना। ग्लाइसाइन भी एक अमीनो एसिड है, वो क्या है, उसका नाम रखा गया है स्वीट टेस्ट की वजह से, ठीक है ना। ट्रायोसाइन, टायरोसाइन, ठीक है ना, टायरोसाइन वाज द फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय द चीज, ठीक है ना। टायरोसाइन जो है पहली बार किससे मिला था, चीज से मिला था, ठीक है ना, ऑब्टेन्ड बाय चीज, तो ठीक है ना, ग्रीक वर्ड में टायरोस का मतलब होता है चीज, तो इसलिए टायरोसाइन रख दिया गया, ठीक है ना। आगे, एमिनो एसिड आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय 3 लेटर्स, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। एमिनो एसिड को हम लोग 3 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखने वाला है। समटाइम 1 लेटर सैंपल इज आल्सो यूज्ड, कभी कभी 1 लेटर भी यूज करते हैं, लेकिन 3 लेटर ज्यादातर लिया जाता है। तो 1 लेटर आप जब लोगे तो उस केस में वो बड़ा लेटर यूज होना चाहिए, और 3 लेटर आप जब लोगे तो छोटा वाला भी काम चल जाता है। पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। समटाइम 1 लेटर सैंपल इज यूज्ड, स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमनली अकर इन अमीनो एसिड, ठीक है। 3 लेटर एंड 1 लेटर सैंपल इज गिवन इन द टेबल। ओके, तो पहला लेटर बड़ा होता है और दूसरा जो होता है बाकी रिमेनिंग छोटे वाले होते हैं, ठीक है ना, कैपिटल और स्मॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी नेचुरल अमीनो एसिड है, ठीक है ना, नेचुरल अमीनो एसिड, उसके हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख लो, एक हमारे पास CaOH ग्रुप है, एक हमारे पास NH2 है, और एक हमारे पास हाइड्रोजन है, ये 3 तो हमारे पास ऐसे हो गए, और ये हमारे पास R है। R क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हम कार्बन अटैच, कार्बन क्या बोलते हैं, ब्रांच ग्रुप अटैच करते जाएंगे। तो ये जो R है यहाँ से हम लेंगे, ठीक है, ये H अगर अटैच्ड है तो यहाँ पे होगा, ये CH3 अटैच्ड है तो ये यहाँ अटैच्ड होगा, R के बदले हम यहाँ पे अटैच करते जाएंगे, और सारे नेचुरल अमीनो एसिड की हम धीरे धीरे ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ग्लाइसाइन की मैं बात करूँ तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, COOH हो जाएगा, और हमारे पास H2 हो जाएगा, N हो जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, और R के बदले हम यहाँ से H उठाकर रख देंगे। तो ये आप देख रहे हो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कायरल नहीं बन पा रहा है, ये क्या है, कायरल नहीं बन पा रहा है, ये एक स्लाइस हमारे पास वो बनता था, ठीक है ना। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन जो है हमारे पास जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है ना। बाकी के अदर देखोगे तो ऑप्टिकली एक्टिव आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो है कॉमन है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि दो हमारे पास चारों कार्बन, एक कायरल होने के लिए क्या होना चाहिए, चारों कार्बन शुड बी अटैच्ड टू द डिफरेंट कार्बन, ठीक है ना। बट यहाँ पे ये क्या है, दोनों सेम है, तो ये कायरल नहीं है, ठीक है ना, कायरल नहीं है, एक कायरल है ये, ठीक है। इसीलिए ग्लाइसो, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। और ये वाले मैं बता दूं, ये वाले जो 20 के 20 हैं,
इससे इतने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे इतने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मुझे भी याद नहीं है कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप एक बार नाम जरूर देख कर जाना और एक बार ईमानदारी से आप अपने मैं तो जस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं जस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी से आप एक बार कम से कम हाफ एन आवर ईमानदारी से देना। एनालाइन अगर CH3 है, वेलाइन हो गया अगर हमारे पास आइसो प्रोपाइल अगर ग्रुप है तो, ठीक है ना, जो कि अटैच्ड होगा आर के बदले, ठीक है। वही हमारे पास ल्यूशाइन कहते हैं जब हम सेकेंडरी ब्यूटाइल यूज करते हैं, आप देख सकते हो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास ये यूज कर लेंगे तो आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। ये सेकेंडरी ये क्या था, ये भी तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ही है ना, दोनों तो सेम ही हो रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं। CH3 ओके, ठीक है ना। तो ये वाला कार्बन जो है CH3 और CH3 दोनों तो सेम ही है ना। कोई नहीं, आप एक बार देख लेना, आइसोल्यूशन भी कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कोई ना कोई चेंजेस होनी चाहिए थी, है ना, होगी। ओके, इसी तरीके से आर्गेनाइन हो गया। इस बार के क्वेश्चन जो पूछा था वो शायद सेरेन से पूछा था या थियोराइन से, ऐसा कुछ, साइटोसाइन, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पूछा था। तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप अगर याद है तो कम से कम इसेंशियल वाले, ये जो है जो इसेंशियल वाले हैं, जो स्टार वर्ड लगा हुआ है, स्टार वर्ड जो भी जितने भी लगे हुए हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वो इसेंशियल अमीनो एसिड है, वो क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड है। देखो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है इसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अगर इक्वल दोनों हमारे पास अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों इक्वल नंबर में है तो उसे हम लोग न्यूट्रल कहेंगे। अगर अमीनो ग्रुप ज्यादा है तो उसे बेसिक कहेंगे, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक कहेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। यही बस इतना सा लाइन लंबा सा लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं है। एमिनो एसिड आर यूजुअली कलरलेस होता है। एमिनो एसिड क्या होता है, यूजुअली कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। वाटर सॉल्युबल होते हैं, हाई मेल्टिंग सॉलिड होता है, बिहेव लाइक सॉल्ट रेदर देन द सिंपल अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, जनरली सॉल्ट जैसा बिहेव करता है ड्यू टू द प्रेजेंस, ओके ओके, ठीक है ना, दिस बिहेवियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। इन द aqueous solution carboxylic group loses a proton and amino group can accept one proton, ये वाला पॉइंट अच्छा है, ठीक है ना। गिविंग रेज ए डाइपोलर आयंस नोन एज ज्विटर आयन, ठीक है ना। तो वाटर में जब इसे डिजोल्व किया जाता है तो सीडोलोइड जो है एक हाइड्रोजन लॉस करता है और NH2 ग्रुप एक एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक ज्विटर आयन बनता है, ज्विटर आयन बनता है, ठीक है। दिस इज नेचुरल बट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल होता है, नेचुरल नहीं, न्यूट्रल होता है, पर इसके साथ ही साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है, ठीक है ना। इन ज्विटर आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड एक्ट एज ए, सॉरी, amino acids so in Twitter form so amphoteric behavior as they react both as acid as base, ठीक है ना, एसिड एंड बेस दोनों के जैसा बिहेव करता है। एक्सेप्ट ग्लाइसाइन ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। ग्लाइसाइन को छोड़कर, ठीक है ना, जैसे कि हमने बताया था, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जैक्ट लाइन से, ग्लाइसाइन को छोड़कर सारे जो है ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ठीक है, सिंस द अल्फा कार्बन एटम इज द एसिमेट्रिक, ठीक है, ओके। ते दीज एग्जिस्ट इन डी एंड अल्फा, आप जानते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो डी एंड एल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड, ठीक है ना, मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड वी हैव, सॉरी, हैव एल कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी नेचुरली अकरिंग हैं उन मोस्ट ऑफ जो है क्या है, अल्फा एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एल अमीनो एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाय द राइटिंग NH2 ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आप ये भी यूज देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ही बताऊं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट प्रोटीन्स आर द polymers of amino acid and they are
कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना, अभी हमने देखा था। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड के बॉन्ड के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड क्या है, कुछ नहीं, बस यहाँ से OH वाले से और यहाँ से एक H ले लो, ठीक है, यहाँ से वाटर निकाल दो तो ये जो बनता है C डबल बॉन्ड ONH, ठीक है, यही बॉन्ड को पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना, एक इस तरीके का एक इस तरीके का, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और बहुत सारा अगर बॉन्ड होता है पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट द प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, ये हमने देखा है। दे आर कनेक्टेड टू द ईच अदर बाय द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में होता था, कार्बोहाइड्रेट में। पेप्टाइड बॉन्ड किस में होगा, प्रोटीन्स में। तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है और इस लिंकेज को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ठीक है। और ये बनता कैसे है, ये COOH और NH2 ग्रुप के रिएक्शन से बनता है, ठीक है ना। ओके, ये क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूल्स दिस रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जब अभी जो हमने बताया, ठीक है, अभी जो हमने बताया, इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है, ये वाला, है ना, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड COONH, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड, द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 अमीनो एसिड, ठीक है, बढ़िया बात है। प्रोडक्ट जो बनेगा उसको हम लोग डाइपेप्टाइड भी कहेंगे क्योंकि वो जो है 2 अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा, राइट। When carboxylic acid of the glycine combined with the amino group of the alanine, it is the alanine, we get dipeptide glycyl alanine, ठीक है। तो आप एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ये एग्जांपल यहाँ से देख सकते हो। ये क्या है, ग्लाइसाइल एलानाइन, ठीक है, ओके। द थर्ड अमीनो एसिड कंबाइंड टू डाइपेप्टाइड, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ट्राइपेप्टाइड। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे उसे हम लोग उस बेसिस पे कहते जाएंगे। अगर हमारे पास 2 अमीनो एसिड मिलके हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड रहता है तो उसे हम लोग डाइपेप्टाइड कहेंगे। अगर 3 अमीनो एसिड रिएक्ट करके 2 हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं तो उसे ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। तो अमीनो एसिड जितने होंगे उतने नंबर ट्राई कहेंगे, अगर 3 है तो 3 ट्राई कहेंगे, 2 है तो 2 कहेंगे, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, अमीनो एसिड पे डिपेंड कर रहा है। अमीनो एसिड जितने होंगे उतने हम कहेंगे। 4 है तो टेट्रापेप्टाइड, 5 है तो पेंटापेप्टाइड, 6 है तो हेक्सापेप्टाइड, ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर बहुत ज्यादा नंबर है, 10 से ज्यादा, तो उसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। Polypeptide is more than 100 amino acid residue having the maximum molecular mass higher than the 10,000 U is called the protein, ठीक है ना। वैसे पॉलीपेप्टाइड जिसमें कि मतलब क्या बताऊं, 1000 से भी 100 से भी ज्यादा हमारे पास अगर अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं और जिनका मास हमारे पास, मोलर मास हमारे पास 10,000 U से ज्यादा है, उसे हम लोग प्रोटीन्स कहते हैं। तो प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स, किसका, अल्फा अमीनो एसिड का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ये मतलब आप याद रख सकते हो, ठीक है। प्रोटीन्स के लिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन में क्या होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। Polypeptides with the fewer amino acid are likely to be the called proteins if the ordinary have a well defined conformation, ठीक है, conformation of proteins such as insulin which is इंसुलिन क्या होता है, ये जो है 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इंसुलिन क्या है, 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। प्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप, ठीक है। 2 टाइप से डिवाइड किया गया है प्रोटीन्स को, बेसिस पे, किस पे, दिखाता हूँ एक्स पे। Proteins can be classified into 2 types on the basis of their molecular shape. Molecular shape की basis पे इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फाइब्रस प्रोटीन होता है, फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन। और दूसरा मैं बात करता हूँ, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। तो पहले की बात करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, ये हम मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे टाइप में डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन्स को। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है ना, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्मेड, सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये एक हमारे पास फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और ये क्या होता है, प्रोटीन, वैसे प्रोटीन जो होता है जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स आर केराटिन, केराटिन जो हमारे बालों में पाया जाता है, तो इससे भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका था, ठीक है ना। और ये जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी एक बार मैं एग्जाम दे रहा था तो उसमें भी ये देखा था, ठीक है।
तो उसमें भी ये दिखा था। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बालों में पाया जाता है कैरेटीन का। एक्चुअली मैंने ये याद रखा था, एक तो मैंने एक बार पढ़ा था, और दूसरा बात जो है, एक प्रचार आता था ट्रेसमे एक शैम्पू है, जैकलिन फर्नांडिस करती थी इनिशियली, ठीक है ना। तो हमने क्रिकेट में देखा था, तो उसमें उसमें कहता है कैरेटीन और मिल्क से मिलके ऐसे कुछ करके प्रोटीन आया था। तो वहां से मुझे याद रह गया था कि ये कैरेटीन जो होता है, ये एक हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसमें जो होता है बालों में पाया जाता है, ठीक है। मायोसिन जो होता है मसल्स में पाया जाता है, तो मायोसिन भी आप याद रख सकते हो। मायोसिन एक प्रोटीन है जो क्या पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, ये सब क्या है, फाइब्रस प्रोटीन्स के एग्जाम्पल है, फाइब्रस प्रोटीन्स के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स की, अब बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन का। तो ये इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी हाल फिलहाल में ही पूछा था। मैं दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा था वो, ठीक है। This structure result when the chain of the polypeptide coil around to give the spherical shape, ठीक है। These are usually soluble in water, ये क्या होता है, these are soluble in water। और वो क्या था, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या था, ठीक है ना। ये भी क्या था, insoluble in water था। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये क्या है, वाटर soluble होता है, और ये क्या होता है, फिर से लिखता हूँ, फिर से पढ़ते हैं। This structure result when the chain of polypeptide coil around the around, ठीक है, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप, ठीक है ना, अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये कैसे बनता है, अगर हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, पॉलीपेप्टाइड कॉइल जो है, वो राउंड शेप स्फेरिकल शेप ले लेता है, तो उसे हम लोग उसी उससे हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन जनरेट होता है, ठीक है ना। दे आर वाटर सॉल्युबल इन नेचर, इंसुलिन और एल्बुमिन आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये याद रखने वाली बात है कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है किसके एग्जांपल है, सॉरी, इंसुलिन एंड जो है एल्बुमिन जो है किसके एग्जांपल है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर के एग्जांपल है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन्स कैन बी स्टडीज एट द 4 डिफरेंट लेवल, ठीक है ना। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन्स कैन बी, ठीक है, ये कितने 4 डिफरेंट स्टेजेस और लेवल पे पढ़े जा सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाaternary, ईच लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन, ठीक है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की मैं बात करूं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कह लो, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी may have one or more polypeptide chains, ठीक है ना, इसमें एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। each polypeptide chain, ठीक है ना, each peptide in the proteins has a amino acid linkage with each other in the specific sequences in its these sequences of amino acid that is said to be the primary structure of the that protein, ठीक है ना, primary structure of that protein। Any changes in this primary structure, that is the sequence of amino acid, create different protein, ठीक है ना। क्या बोल रहा है ये, any changes in the primary structure, that is the sequence of amino acid, create a different protein, ठीक है। तो पहला तो बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, ठीक है, in the specific sequence, the sequence of amino acid said to be primary structure, okay, each peptide in the protein have a linkage with the each other in the specific sequence in, अच्छा, अगर एक भी थोड़े से भी चेंजेस हुआ तो वो डिफरेंट डिफरेंट बना लेगा, तो ये बहुत ही यूनिक होता है, ठीक है ना। आगे की बात, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू द शेप। तो ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर किस चीज को रिफर करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस चीज को रिफर करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर टू द शेप ऑफ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेफर टू द शेप इन विच द लॉन्ग पेप्टाइड, ठीक है ना, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैन एग्जिस्ट, इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। क्या बोल रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेफर टू शेप, ठीक है ना, इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट, ओके, बिल्कुल ठीक, ठीक है। They are found exist in the 2 different type of structure, they are found to exist in 2 different type of structure। ये क्या होता है, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शेप, ठीक है ना, बीटा प्लीटेड शेप, क्लियर है। they are found to exist in 2 different type of structure, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। दिस स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन, ठीक है ना, रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन
due to the folding of backbone of the polypeptide chain due to the hydrogen bonding between this and this। ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो एराइज होते हैं रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है ना। अल्फा हेलिक्स इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन वे इन विच ए पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल द पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्फा हेलिक्स जो है एक ऐसा वे है जिसमें जो है हमारे पास ये जो है बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? अल्फा हेलिक्स इज द वन ऑफ द कॉमन वे इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन form all possible hydrogen bond by twisting into the right handle screw। ठीक है, and NH of the amino। ठीक है ना, पहले यहीं तक कवर करते हैं। NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the इतना C double bond O group of the adjacent terminate to the helix shown in the figure। अरे ये कुछ नहीं कह रहा, ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो ये जो है कॉमनली किस पॉलीपेप्टाइड चेन से पॉलीपेप्टाइड जो चेन होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा पॉसिबल बनता है। ठीक है ना, अल्फा हेलिक्स में। और ये क्या होता है, ये राइट स्क्रू आप जो देख पा रहे हो, राइट स्क्रू देख पा रहे हो, ये इसी तरीके से हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में बनता है। ठीक है ना, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रेजेंट होता है जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और NH के H और सी डबल बॉन्ड O में जो O है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। ठीक है ना, तो बस यही कह रहा है ये। इन द बीटा स्ट्रक्चर ऑल द पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेचेड। ठीक है ना, अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में किसका होता है, कैसे होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सर्कुलर के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, सर्कुलर के फॉर्म में, हेलिक्स के फॉर्म में, सॉरी हेलिक्स के फॉर्म में होता है। और बीटा में क्या होता है, बीटा में क्या होता है, in beta structure all peptide chains are stretched out to nearly maximum extension and then laid side by side। ठीक है ना, held together by the intermolecular hydrogen bonding। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, ठीक है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके से होता है, इंट्रा और इंटर। ठीक है ना, सो सब में क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कि अलग अलग हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है ना, ओके। ये आप देख पा रहे हो, ये बीटा बीटा प्लेटेड सीट है। ठीक है, ये बीटा प्लेटेड सीट है और ये अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स में ऐसा बॉन्डिंग होता है और बीटा में सीट के फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर रिजेंबल टू द प्लेटेड सीट फोल्ड ऑफ डेप्रेटेड एंड थ्रोन। ठीक है ना, ड्रेपरी। तो ये जो है आपने घर पे पर्दा देखा होगा उसके जैसा ये स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है ना, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नोन एज बीटा प्लेटेड सीट। ठीक है ना, आई होप आप समझ पा रहे हो, है ना। आगे बढ़ते हैं कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एवरीवन। ठीक है ना, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ओवरऑल फोल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सेकंड में हाईलाइट करता हूँ डिफरेंस से। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। बस आपको यही याद रखना है, फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इट्स गिव द, ठीक है ना, दैट इज द फर्दर फोल्डिंग। थर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, दूसरे स्ट्रक्चर का और भी ज्यादा फोल्डिंग। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, ये ओवरऑल फोल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। कौन, टर्सरी स्ट्रक्चर। ओके, इट गिव रेज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप, एक जो फेब्रस होता है और दूसरा ग्लोबुलर। तो यहीं से हमारा फाइब्रस और दूसरा हमारे पास ग्लोबुलर रेज होता है। ठीक है ना, इट गेव टू रेज द मेजर मॉलिक्यूल शेप, यहीं से हमारा शेप चेंजेस होता है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है और एक फाइब्रस प्रोटीन होता है। ठीक है ना, तो यहीं से आता है थर्ड वाले स्ट्रक्चर से। ठीक है ना, द मेन फोर्स which stabilizes 2 and 3 structure of proteins are hydrogen bond। ठीक है ना, सो दूसरे और तीसरे स्ट्रक्चर को कौन स्टेबलाइज करता है, मेन जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग। और क्या है, डाइसल्फाइड लिंकेज, और क्या है, वंडरवॉल, और क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सब किसके स्टेबलाइज करते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर को। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स of the some proteins are composed of two or more polypeptide chains referred to as a subunit। The special arrangement of all these subunits with respect to other is known as quaternary। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, इट इज द स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक है ना, स्पेशल अरेंजमेंट जब आएगा तो आप उसको क्या कहोगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बस ऐसे ही लाइन लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आए हैं, लाइन बाय लाइन आए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है, बस एज इट इज जो एनसीईआरटी का लाइन है वो आपको कॉमनली याद रखना है, देखना है। ठीक है, ओके।
ओके, डायग्रामेटली आप देखोगे डायग्राम के फॉर्म में, तो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल वन, सेकेंडरी थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स, टर्सरी उससे और कॉम्प्लेक्स, क्वार्टिनरी की तो बात ही छोड़ दो, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। डी नेचर ऑफ प्रोटीन्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम एंजाइम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो डी नेचर ऑफ प्रोटीन की मैं बात कर लेता हूँ। The protein found in the biological system that which is a unique three-dimensional structure and biological activity is called native proteins, ठीक है ना। जो हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, उसे हम लोग नेटिव प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है ना। व्हेन ए प्रोटीन्स इज इन नेटिव फॉर्म इट इज सब्जेक्टेड टू द फिजिकल चेंजेस लाइक चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंजेस लाइक चेंज इन पीएच, ठीक है ना। द हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब, ठीक है। जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं, व्हेन ए प्रोटीन इज इन नेटिव फॉर्म इट इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंजेस लाइक चेंज इन टेम्परेचर और फिजिकल चेंजेस लाइक केमिकल चेंजेस, चेंज इन पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब। जब हम इसके पीएच में टेम्परेचर में चेंज करते हैं, पीएच में चेंज करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबुलस अनफोल्डेड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइलेड, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबुलस में क्या होता है, अनफोल्ड हो जाता है, और हेलिक्स में क्या हो जाता है, हेलिक्स गेट अनकॉइलेड, ठीक है ना। एंड प्रोटीन लॉसेस इट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन जो होता है बायोलॉजिकली एक्टिविटी लॉस कर देता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। हाँ, इससे एक क्वेश्चन पूछा था गया था, ठीक है ना। ड्यूरिंग डीन्यूट्रेशन, ये सेम लाइन क्वेश्चन पूछा गया था, ड्यूरिंग डीन्यूट्रेशन 2 and 3 स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट द 1 डिग्री स्ट्रक्चर, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, रिमेन इंटैक्ट। कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट और बॉइलिंग इज एन कॉमन एग्जांपल ऑफ डीन्यूट्रेशन, another example is curding of milk which is caused due to the formation of lactic acid by the bacteria present into the milk। क्लियर है, क्लियर एवरीवन। तो ये हमारे पास हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बातें कर ली है अपने 1 घंटे में ही आपने देखा है, ठीक है। अब हम इसके आगे वाले पार्ट को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि अभी जस्ट क्लास करने जानी है ना, क्लास लेनी है मुझे। यस, तब तक आप इतना पढ़ो, और इसके नेक्स्ट वीडियो जो है हम 3-4 घंटे के बाद ही कर पाएंगे, क्योंकि अभी कंटिन्यू मेरा 4 क्लासेस है, ठीक है एवरीवन। तो आप इतना करो, ऐसा नहीं है कि मैं अपलोड नहीं करूंगा, आज पूरा कंप्लीट वीडियो करूंगा अराउंड 10 बजे के आसपास तो बच ही जाएंगे, क्योंकि 10 बजे तक तो क्लास ही है, तो देखते हैं कब तक कर पाता हूँ, ठीक है ना। तब तक आप इतना पढ़ो, फिर उसके बाद तो आप एनसीईआरटी से थोड़ा पढ़ ही सकते हो, है ना। अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया तो आप एक बार मतलब ये वाला टेबल जरूर देख लेना, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, अगर मैं बाय द चांस अगर नहीं अपलोड कर पाया तो आप ये वाला टेबल जरूर पढ़ लेना। और क्या पढ़ लोगे आप, ये टेबल आप जरूर एक बार देख के जाना, कम से कम ये देख के जाना है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है, और ये जो स्ट्रक्चर है आपको ये याद रख लेना है, ठीक है ना। डीएनए और आरएनए में आपको अंतर बताएगा कि हमारे पास एक जो है यूरासिल होता है, जिसके यूरासिल और ये जो है 3 जो सेम होते हैं, चौथा हमारे पास डिफरेंस होता है, एक थायमाइन और यूरासिल का शायद डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो आप ये थोड़ा सा एक बार देख लेना, ठीक है। और फिर आप क्या देख लोगे, स्ट्रक्चर देख लेना, स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। बाकी का आप जो है और ऐसा कुछ तो था नहीं, ठीक है ना। हाँ, बाकी तो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स, तो इससे तो शायद क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो इसके बाद बहुत ही छोटा पॉइंट बचता है एवरीवन, ठीक है ना। वो बस क्या है, वो बस न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन सॉरी विटामिन है। तो ये वाला पार्ट मैं छोटा सा पार्ट ही बचेगा, बस 15 मिनट और 20 मिनट का है, तो आप एक बार देख लेना ईमानदारी से, ठीक है। और एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ, मैं थोड़ा सा क्लास लेने जा रहा हूँ, ठीक है, माफ करना। तो आप ये जरूर देख के जाना, अभी के ये जो रीनीट होने वाला है, पेपर तो टफ होगा ही, मतलब आप ये दिमाग में रख के चलो कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो तो मतलब ऑब्वियसली कि आप कम मार्क्स में भी अच्छे रैंक मतलब कम मार्क्स में भी आपको हो सकता है रैंक अच्छा है, क्योंकि पेपर ओवरऑल टफ होने वाला है, क्योंकि सारे लोग दे रहे हैं ना। तो सारे लोग, एक तो पेपर टफ आएगा, ऊपर से सारे लोग दे रहे हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ही, जो जिनका खराब हुआ था उनकी मेहनत तो तगड़ी होगी, है ना। तो आप अपने अनुसार देख लेना, डिप्रेस नहीं होना है, बहुत ही अच्छे से एग्जाम देना है, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, या तो फिर मैं आज अपलोड कर दूं, या तो फिर मैं सॉल्यूशन अपलोड कर पाऊंगा, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।